नमस्कार, बहस के सबसे बड़े शो दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। आखिरकार छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे अटकलों के बाजार पर पूर्ण विराम लग चुका है। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सहमति से स्वीकार कर लिया गया। हालांकि शपथ की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उससे पहले विष्णुदेव साय ने अपनी प्राथमिकताओं को बता दिया। वैसे अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, हम चर्चा उस पर भी करेंगे। लेकिन पहले बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां तमाम चेहरों के पीछे करते हुए विष्णुदेव को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई है। अब नया चेहरा छत्तीसगढ़ को जो संभालने वाला है, विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, 2 साल तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभाली और उसके बाद अब नई कमान जो उनको सौंपी गई है वो है मुख्यमंत्री की। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है जो जहां पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए। इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला तो सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव का देखिए पहला बयान भी सामने आया। उन्होंने ये सीधे तौर पर कह दिया कि जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, जो एजेंडा छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने चुना, बीजेपी ने तय की, उन्हीं पर आगे बढ़ने की कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ में 18 लाख घर दिए जाएंगे। यानी अगर प्राथमिकताओं में देखें तो सबसे पहली चीज जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद करने वाली है वो ये है कि जरूरतमंदों को 18 लाख घर दिए जाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि सबसे पहला कार्य क्या करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने के बाद, प्रधानमंत्री की गारंटी पूरी करूंगा, ये बयान सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव का पहला बयान जो सामने आया, जिसमें उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या होगी जब वो सरकार चलाएंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। एक बहुत ही सरल सहज जनजातीय परिवार के सदस्य विष्णुदेव साय को मौका विधायक दल ने दिया है इस राज्य के आकांक्षा को पूरा करने के लिए। संगठन के नीति सिद्धांतों के साथ विष्णुदेव साय जी अच्छा कार्य करते हुए जनमानस को, यहाँ के जनता को न्याय मिले या सुनिश्चित करेंगे और इस राज्य का विकास। विधायक दल के नेता के रूप में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। एक सहज सरल तरीके से सर्वमान्य होकर के काम करने वाले व्यक्तित्व के रूप में उनका परिचय है। लंबे अरसे तक उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है।
देखिए, मीडिया में जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवाशीष जरारिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही साथ विनोद अग्नोत्री वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर संजय कुमार जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा एक छोटा रिएक्शन जो है वो प्रवक्ताओं से ले लेना चाह रही हूँ। जफर इस्लाम जी, ये सस्पेंस तो खत्म हो गया कि छत्तीसगढ़ में कौन होने वाला है मुख्यमंत्री। नजरें अब देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, लेकिन अभी भी एक सस्पेंस बाकी है। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी है। इसके कार्यकर्ता डिसिप्लिन सोल्जर हैं और जमीन से उभरते हुए लोग जो जमीन में जन सेवा करके आते हैं उन्हीं को जनता चुनती है और जनता के फीडबैक को जो अपने जो एमएलएज हैं, जो विधायक दल है, विधायक जो अपने विधायक दल में मीटिंग में रखते हैं और उसकी फिर जो है जो हमारे पार्टी की लीडरशिप उस चीज को मानती है। इसलिए कि जो जनता के फीडबैक से आता है, मतलब जनता की सेवा करके आता है, उनको मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। ये कोई परिक्रमा में जिस तरह से कांग्रेस में परिक्रमा करके आते हैं या किसी और कारणों से आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ जन सेवा, मन सेवा से लोगों का मन जीतने का और दिल जीतने का काम जो करती है और उनके सेवा करने वाले को ही जो यहाँ पर मौका मिलता है। और इस बार भी ऐसा ही देखा गया कि आप लोगों ने किसी ने इनके बारे में, नाम के बारे में चर्चा नहीं की थी। जब भी टीवी देखो कोई और नाम दिखता था, लेकिन आपने देखे आज इनके नाम की भी चर्चा थी। और क्योंकि आपने कई बार चौंकाया है, वो मैं मानूंगी कि ऐसा नाम जितने चर्चा में होते, क्योंकि ये बहुत नेता तो डरते हैं इस बात से कि चर्चा में नाम आए तो नाम कट जाएगा, लेकिन था नाम विष्णुदेव साय का। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इसमें नाम कटने वाली बात और जुड़ने वाली, ना जुड़ता है ना कटता है। हकीकत है जो आपको मैंने कहा, जो फीडबैक आता है जनता से, विधायक उनको लेके आते विधायक दल की मीटिंग में और उसी को स्वीकृति मिलती है जो हमारे पार्टी की लीडरशिप स्वीकार करते हैं, जो जनता के फीडबैक से, जमीन से, धरातल से काम करके, सेवा करके, मन जीत के और पार्टी को आगे बढ़ाकर, पार्टी की सेवा भी करके आगे पार्टी को का विस्तार करते हुए, पार्टी के लिए काम करते हुए, जो लोगों के लिए काम करते हुए, जो हमारे यहाँ कहा जाता है देश हित में, सुनिए, नहीं, हमारे यही कहा जाता है देश हित में और प्रदेश हित में और जनता के हित में जो काम करने वाला है उसी को जनता चुनती है और उसी को विधायक दल चुनते हैं, उसी को हमारी पार्टी लीडरशिप चुनती है। उसकी मिसाल आपके सामने है। हाँ, कांग्रेस पार्टी होती तो वही परिक्रमा होती, वहीं कुछ और लेन देन का मामला होता। और आप देखिए रेवंत रेड्डी को बना के डे 1 से उनके लिए जो है कहीं ना कहीं लोग विरोध कर ही रहे हैं। अब देर सवेर की बात कहाँ है इसमें? देर सवेर तो होते भाई विधायक दल की मीटिंग हुई कि बहुत छोटी छोटी चीजों पर देर सवेर की बात होने लगती है। कौन पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहा है उसको लेकर चीजें सामने आने लगती। देखिए, ये तो आगे बढ़ने की एक होड़ लगी रहती है ना। उनका कहना देखिए हमने तुरंत बता दिया। आपके पार्टी में प्रधानमंत्री के अलावा तय करना कि कौन होगा मुख्यमंत्री राज्यों में, ये बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं अर्पिता जी, फिर वही बात। देखिए, मैं यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट तो है ना, केयरटेकर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। 1-2 दिनों में क्या हो जाएगा? 5 साल से काम करे, 2 दिन और काम कर लेगी केयरटेकर गवर्नमेंट।
लेकिन जो जनता के भलाई के लिए आ रही है ना सरकार, जनता के को जो वायदे किए उसको पूरा करने के लिए आ रही है ना, तो जनता के मन को भी तो जानना पड़ेगा कि चुने हुए लोगों में जनता क्या चाहती है। बस उसी का नतीजा है कि जनता का फीडबैक लेने में जो समय लगे वो समय आपके सामने लगा। लेकिन इतना कह सकता हूं कि 10 जनपद की तरह यहां डिसीजन नहीं होता है। ये धरातल से आए हुए लोगों को जो सेवा करके आते हैं उनको ही मौका मिलता है। और इसको फिर से एक मिसाल भारतीय जनता पार्टी। और एक और बात कह देता हूं, एक और बात अर्पिता जी, लास्ट एक बात कहता हूं ताकि आपकी जनता जो देख रही है और यहां बैठे लोगों को ये पता चल जाए कि बार बार सरकार जो आती है, एक बार आई, फिर से दूसरी बार चुन के आती, भारतीय जनता पार्टी 60% टाइम वापस आती है सरकार, रिपीट गवर्नमेंट। क्यों? इसलिए कि जनता का मन जीत के आते हैं और जनता के लिए की भलाई के लिए और जनता के ही विश्वास पर काम करते हैं, इसलिए वापस आते हैं। वहीं कांग्रेस का देखिए मात्र 15-18% है, वही रिकॉर्ड है, देख ले डिसमल रिकॉर्ड। हाँ। देवाशीष जी, अब बात तो यही है कि भाई देखिए, जनता के मन को जीतने की बात छोड़ दीजिए, जनता के मन को भाप शायद आप नहीं पाए। आदिवासी समुदाय नाराज रहा और ये बात टीएस सिंहदेव भी कह रहे हैं और ये आभास भी हो रहा है कि उसकी वजह से ही सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ नहीं, एमपी सब जगह थोड़ा थोड़ा नुकसान आपने देखा। क्या पहले से भाप जाते तो आज कुछ स्थिति होती है? अब समझ रहे हैं आप कि कहां क्या चूक रह गई? सबसे पहले तो मैं अर्पिता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जी को और छत्तीसगढ़ की जनता को और विष्णु सहाय जी को सबको बधाई देना चाहता हूँ। खासकर विष्णु सहाय जी को कि उनको चुनकर आज मुख्यमंत्री 7 दिन के बाद आखिरकार चुन लिया गया है, तो वो बधाई के पात्र। दूसरी बात कि निश्चित तौर पर देखिए, जीत की कई कहानियां होती हैं और हार की भी अपनी कई कहानियां होती हैं, और हमसे कुछ ना कुछ गलती रही होगी तभी हमें जनता ने नहीं चुना, ये तो फैक्ट है। और हर चुनाव में एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। जो पार्टी जीतती है वो जश्न मनाती है और आगे का रास्ता तय करती है, और जो पार्टी हारती है वो मंथन करती है और फिर वो अपने आगे का रास्ता तय करती है। तो लेकिन मैं इस तीनों चुनाव के नतीजों के बाद और जो 7 दिन की जो गहमा गहमी चल रही है उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कंपैरेटिवली एक ऐसा राज्य है, छोटा राज्य है, और वहां पर इतनी खींचतान लीडरशिप को लेकर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 7 दिन लग जाते हैं, जिसको लेकर पूरे देश में अटकलों का माहौल है। जबकि ये कहा जाता है कि बहुत ही डिसिसिव लीडरशिप मोदी और शाह की है। मैं यहाँ से जो देख पा रहा हूँ कि जो भी जितने भी धुरंधर इन राज्यों में हैं उनको अभी आपने एक राज्य देख लिया और दूसरे 2 राज्य भी देखे जाएंगे, तो वहां पर एक पैटर्न लग रहा है कि मोदी जी मेरे हिसाब से, ये मेरा आकलन है, आप इसको डिबेट के लिए छोड़ सकते हैं, कि मेरे हिसाब से मोदी जी आगे चुनावों के लिए अमित शाह जी का रास्ता साफ कर रहे हैं कि कोई भी सीनियर लीडर ऐसा जो कि उनके रास्ते का रोड़ा बन सकता है या उनकी लीडरशिप को चुनौती दे सकता है, उसको साइडलाइन करके अब नई लीडरशिप को भरा जा रहा है। अच्छी बात हो सकती है, भविष्य घर में छुपाए कि ये लोग कैसे सरकार चलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रांजिशन का फेज आ चुका है, लीडरशिप में ट्रांजिशन का फेज आ चुका है, और असली जो चुनौतियां इन 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में देखने को मिलेंगी। हम भी देखने को तैयार है कि कौन, देखिए मध्य प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, राजस्थान में किसको चुनते हैं। मध्य प्रदेश में तो अपने आप में एक स्थिति अजब है कि पहले बड़ी बात आप कह रहे हैं, और जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं, ये कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये कह रहे हैं साइडलाइन विनोद जी करने की कोशिश हो रही है। नहीं, वो उनका अपना नजरिया है। देखिए, हर पार्टी में एक चर्निंग प्रोसेस होता है, और जब नई लीडरशिप देने की बात होती है, देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जितने मुख्यमंत्री थे, ज्यादातर जो है, जो शिवराज सिंह चौहान, इन तीनों राज्यों की बात कर रहा हूं, रमन सिंह या वसुंधरा जी, ये अटल जी और अडवाणी जी और जोशी जी की जो बीजेपी का दौर था, उस दौर के बने हुए नेता थे। मोदी जी अपने दौर में एक नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, और ये उन्होंने केंद्र में भी कर दिया है। आज केंद्रीय कैबिनेट में राजनाथ सिंह के अलावा और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो अटल जी की कैबिनेट में मंत्री रहा हो, तो एक तरह से उन्होंने नए नेताओं को आगे बढ़ाया है। इसी तरह वो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी नया नेतृत्व विकसित करने का फैसला उन्होंने उसी दिन कर लिया था जब ये कहा था कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़े जाएंगे, कमल के निशान पर लड़े जाएंगे और मोदी की गारंटी होगी। यानी शिवराज की, वसुंधरा की, रमन सिंह गारंटी नहीं, गारंटी मोदी की। तो स्पष्ट हो गया था कि पुराने नेताओं को इस बार चांस नहीं मिलेगा, इस बार चांस नए नेताओं को मिलेगा, और उसका पहला उदाहरण विष्णुदेव साय के रूप में छत्तीसगढ़ में आ गया। तो अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह के प्रयोग कल परसों हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरह से
मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए ये अच्छी बात है कि जो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, वसुंधरा जी 2 बार बन चुकी है, रमन सिंह 15 साल रहे, अब नए नेताओं को मौका मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यही रही है कि उसने इंदिरा गांधी से नहीं सीखा। इंदिरा गांधी किसी मुख्यमंत्री को 5 साल पूरे नहीं करने देती थी। उन्होंने 15 साल शीला दीक्षित, 10 साल दिग्विजय सिंह, 10 साल हुड्डा, तो फिर नया नेतृत्व तो विकसित कहां से होगा? ठीक है, जल्दी से हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। शरद हमारे साथ जयपुर से हैं, सईद अंसारी हमारे साथ भोपाल से, रविश कुमार हमारे साथ भोपाल से हैं, और सुमी भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। और सुमी, सबसे ज्यादा नजर देखिए अभी छत्तीसगढ़ पे ही है, क्योंकि सस्पेंस खत्म हुआ है, लेकिन अभी एक सस्पेंस रह गया डिप्टी सीएम को लेकर। कुछ तस्वीर साफ हो पाई क्या? जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम को लेकर अभी कोई भी स्थिति साफ नहीं हुई है। जितने भी लोगों से, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह, हमने जिससे भी बात की, सभी ने ये बात साफ तौर पे कही कि डिप्टी सीएम को लेकर आज कोई चर्चा नहीं हुई है। आज का जो विधायक दल बैठक था वो सिर्फ और सिर्फ सीएम के नाम पर ही था। और मैं आपको बता दूं, अंदर जो चीजें चली है पूरे देश में सबसे पहले आज तक नहीं ब्रेक किया है कि किस तरह से 2 अलग अलग कमरों में विधायकों को रखा गया था। एक कमरे में 54 विधायकों को रखा गया था और दूसरे कमरे में पॉलिटिकल ऑब्जर्वर सारे प्रभारी को रखा गया था। और एक कॉल का इंतजार किया जा रहा था सेंट्रल लीडरशिप द्वारा, जो कॉल डॉक्टर रमन सिंह को आया। फिर उन्होंने विष्णुदेव नाम का जो विष्णुदेव साय का नाम प्रपोज किया और उस नाम पर 4 लोगों ने अपना मंथन जताया। उसमें से 2 नाम बृजमोहन जी और लता हुसैंडी का है। और इनफैक्ट इन सभी ने सहमति दिखाकर फिर विधायक दल की बैठक को खत्म किया गया और यह अनाउंसमेंट किया गया अंदर कि विष्णुदेव साय सीएम रहेंगे। हमने बात हमेशा से साफ तौर पर कही है कि अगर ट्राइबल कम्युनिटी से किसी को बनाया जाता है तो सबसे पहले विष्णुदेव साय का नाम होगा। हम ये लगातार 1 हफ्ते से, जिस दिन काउंटिंग हुई, जिस दिन काउंटिंग खत्म हुई, इनफैक्ट जिस दिन काउंटिंग चल भी रही थी, हमने दोपहर के 1 बजे से ये बोलना शुरू कर दिया था कि विष्णुदेव साय अगर ट्राइबल कम्युनिटी से बनाए जाते तो उनका नाम रेस में सबसे ज्यादा आगे है। और आज तक ने सबसे पहले ये चीज ब्रेक की। और इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी में अंदर आज तक के चैनल को ही लगाया हुआ था। और ये जो बात है वो विष्णुदेव साय का नाम सबसे आगे इसीलिए था क्योंकि उनका तजुर्बा भी बहुत अपने आप में प्रचंड था और उनके नाम की एक्सेप्टेबिलिटी बाकी लोगों में होना आसान था। डॉक्टर रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। रोक रही हो, बड़ी खबर देखिए, बीच आऊंगी एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। राजस्थान मंगलवार को हो सकता है वहां पर विधायक दल की बैठक हो सकती है राजस्थान में, ये खबर सामने आ रही है। अब छत्तीसगढ़ के बाद देखिए नजर जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मंगलवार को जयपुर जाने वाले हैं राजनाथ सिंह, ऐसी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में कल ही विधायक दल की बैठक है, यानी कल ही आसार है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कल मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता चल सकता है, वो चेहरा सामने आ सकता है, शिवराज सिंह चौहान या फिर कोई और नाम, इन सब पर संशय भी बना हुआ है। जल्दी से रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले सईद जी का रुख करते हुए, सईद जी, जिस तरह फिलहाल अभी नजर राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, कल विधायक दल की बैठक है मध्य प्रदेश में, यानी ये माने कि अब छत्तीसगढ़ के बाद यहां भी तस्वीर साफ हो सकती है और जल्द हो सकती है। और कौन सा वो नाम जो सबसे आगे चल रहा है ये तो हम तब से पूछ रहे हैं जब से रिजल्ट आया है और आज भी उसका सवाल बरकरार है। अर्पिता जी, हम आपको नाम भी बता देते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और कल इसी समय आप इसी शो में यहां पर ये बता रही होंगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये हैं, नाम आप बताएंगी। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी के मुख्यमंत्री का नाम, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक 4 बजे शुरू हो जाएगी, 12:30 बजे यहां पर सारे के सारे 163 विधायक आ जाएंगे। और देखिए अभी से फूल गुलदस्ते सब आ रहे हैं, तो ये तय हो चुका है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब यहां पर कोई संशय नहीं है, सारे विधायकों को कल के लिए बोल दिया गया है कि आप लोग आ जाएं और कल यहां पर विधायक दल की बैठक होगी 4 बजे, 5 बजे तक, इस समय तक 5:15 साढ़े 5 बजे तक आप भी मुख्यमंत्री की ब्रेकिंग चला रही होंगी, नाम चला रही होंगी। तो सब कुछ मध्य प्रदेश में तय हो चुका है। लेकिन जानने वाले 3 लोग हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम इस समय पता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनको कन्वे कर दिया गया है। अब आप कुछ भी बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमेशा चौंकाने वाले फैसले करते हैं, कितना विश्लेषण कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो होना है वो हो गया है, नाम तय है, तैयारियां पूरी हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता मध्य प्रदेश में कि अब टल जाए, कल नहीं हो, परसों हो। कल 4 बजे प्रस्तावक इन्हीं लोगों में से जो दावेदार हैं,
प्रस्ताव किया जाएगा, इन्हीं में से एक प्रस्तावक होगा, इन्हीं में से एक अनुमोदक होगा और मुख्यमंत्री का नाम आपके सामने होगा। रवीश जी की बहुत चौंकाया नहीं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बार बार ये खबरें थी कि जितने नाम चला रहे हैं हम रिजल्ट आने के बाद से, हो सकता है इनमें से कोई और हो, क्योंकि ऐसे सरप्राइज मिले और बीजेपी ने दिए हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। विष्णुदेव साय एक नाम था और उसी पर सहमति बनी। भोपाल की स्थिति क्या है, यहां पर क्या दिख रहा है? देखिए अर्पिता, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या है आदिवासी वर्ग की, और उस समुदाय को देखते हुए वहां पे पहला ट्राइबल सीएम बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब इससे लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश के लिए भाजपा ने आखिर क्या सोच रखा है। मध्य प्रदेश में हम आज कम से कम इतना तो बता देते हैं अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से ट्राइबल बहुतायत वाले छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम बना है, तो वहीं ओबीसी बहुतायत वाले मध्य प्रदेश में जल्द ही यानी कल ही आप हो सकता है ओबीसी वर्ग से ही कोई नया मुख्यमंत्री बन जाए। इसकी तस्वीर कल दोपहर तक, कल शाम तक साफ हो जाएगी। और यह भी हम आपको बता दें कि जो नाम है वो तय है। पर्यवेक्षक जब कल अपने साथ आएंगे तो उस लिफाफे के अंदर उस नाम को साथ में लेके आएंगे और उसी नाम को यहाँ पे विधायकों के सामने खोला जाएगा और उनसे रायशुमारी ली जाएगी। उन्हें ये बताया जाएगा कि ये नाम आला कमान ने तय कर लिया है। और लगभग इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ट्राइबल सीएम बना है, मध्य प्रदेश में जहां पे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक ओबीसी वर्ग की संख्या करीब 51 यानी छत्तीसगढ़ में आदिवासी और एमपी में दिख रहा है कि कोई ओबीसी चेहरा हो सकता है। और शरद का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। शरद, राजस्थान में क्या लग रहा है? अर्पिता, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या होने जा रहा है। ऐसा तो मध्य प्रदेश में भी नहीं पता, छत्तीसगढ़ में भी नहीं पता था शरद। हम लोगों नहीं, ये तो पता है मध्य प्रदेश में कि विधायक दल की बैठक होने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में पता था कि विधायक दल की बैठक आज होने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी 5 बजे जब मैं आपसे बात करने आ रहा था तो विधायकों के साथ बैठा था, उन्हें पता नहीं है कब विधायक दल की बैठक होगी। वो तो हम लोगों ने अपने सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम समझा है और जाना है, जिसके तहत वो आज नहीं आ रहे हैं, कल शाम तक आ सकते हैं। तो परसों कहा जा रहा है विधायक दल की बैठक हो सकती है। अब कोई पेच फंसा है या नहीं फंसा है हम नहीं जानते हैं। ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि रविवार को छत्तीसगढ़, सोमवार को मध्य प्रदेश और मंगलवार को राजस्थान। मगर उधर वसुंधरा राजे लौट आई हैं और 17 विधायकों ने उनसे सुबह से मुलाकात की है। अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई। कहा जा रहा है कि सबसे आगे नाम चल रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत का और अश्विनी वैष्णव का। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम हो सकता है कि चूंकि आदिवासी एक मुख्यमंत्री बन गए छत्तीसगढ़ में, तो राजस्थान में आदिवासी नहीं बनाए जाए। 2 फ्रंट रनर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव। और बाबा बालकनाथ का नाम तो हमेशा से रहता है मीडिया में। तो ये तीनों नाम माना जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी बनता है तो यहाँ अगड़ी जाति का कोई बन सकता है, बस माना जा रहा है, अभी कुछ भी तय नहीं है। ठीक है, अब उम्मीद ठीक है। यानी संजय जी, सब जगह देखिए सस्पेंस जो है वो बरकरार है और अभी भी संभावनाओं पर ही हम खेल रहे हैं कि ये संभावित चेहरे हो सकते हैं और ये संभावित लोग होंगे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो ये आदिवासी चेहरा आप सामने लाते हैं, इसका कितना असर आप देख रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, इसको देखते हुए, इस फैसले को देखते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या संभावना ज्यादा प्रबल दिख रही है? अर्पिता, 2 चीज है। जब आपको याद होगा देश में राष्ट्रपति के चुनाव हुआ, नई राष्ट्रपति बनी, इसके बाद इस बात की बहुत चर्चा हो रही थी कि अब आदिवासी वोट किधर जाएगा। इन चुनाव के नतीजे तो ये बता रहे हैं कि आदिवासी वोट किस तरफ गया। छत्तीसगढ़ में अब एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जब वो शपथ लेंगे 1-2 दिन में, मुझे लगता है इसका जो नतीजा है, इसके जो बीजेपी का जो प्रयास है, इसकी जो सफलता है वो लोकसभा का जो चुनाव होगा अगले साल, उसमें देखने को मिलेगा। ट्राइबल वोट निश्चित रूप से बीजेपी की ओर शिफ्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश सस्पेंस बना हुआ है, न मैं कह सकता हूं, न मुझे लगता आप कह सकते हैं कि किसे बनाया जाएगा, लेकिन बैलेंसिंग एक्ट होगी। एक जगह आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया गया, इस बात की चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी बड़ी संख्या में, पहले भी ओबीसी मुख्यमंत्री थे, कोई नया ओबीसी चेहरा आएगा, मुझे भी ऐसा लगता है। राजस्थान का सस्पेंस बना है, मुझे लगता है कि बैलेंसिंग एक्ट में प्रधानमंत्री बार बार महिला की बात करते हैं, शायद कोई नया महिला चेहरा आ सकता है राजस्थान में, तो कास्ट और जेंडर को बैलेंस करते हुए हो सकता है राजस्थान में कोई नया चेहरा आए। लेकिन मुझे लगता है महिला का चेहरा एक सामने आने की संभावना दिखती है राजस्थान में। और ये बात आप कह रहे हैं कि ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, वो छोड़िए,
बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी नहीं बता सकते सर क्या हो रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, कुछ तय हो पाया, कुछ खबरें? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहली बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार हर समाज के हर वर्ग के को रिप्रेजेंटेशन दिया है, समाज के हर वर्ग की चिंता की है। कांग्रेस पार्टी ने सालों साल से इतिहास उठा के देखिए, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आप आदिवासी समाज की चिंता नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसके वास्ते आप देखिए आज छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में जहां भी विकास हो रहा है उसमें हर में आदिवासी क्षेत्र से आए हुए लोगों का बड़ा जो विकास हुआ है और उनका विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ। और आज उसका एक बहुत बड़ा जो नमूना आज फिर से पेश हुआ है, जब एक आदिवासी समाज के रिप्रेजेंटेटिव को मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। और वहां वो ऐसे नहीं कि उन्होंने अपना करियर जो है 1990 में शुरू किया और पूरे जमीन पे रह के लोगों की सेवा की, इसलिए उन्हें मौका भी मिला। और प्रधानमंत्री जी ने बराबर इस बात की कोशिश की है कि हर वर्ग को सपोर्ट किया, स्पेशली उन लोगों को जो समाज के उस वर्गों को जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बराबर अनदेखा किया, खास के दलित समाज को, खास के जो पिछड़े जातियों को, खास के जो अन्य वर्ग को लगातार कर ही रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, किस तरह ये जीत हासिल की, इस पर तो लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन सबकी निगाह यही कि भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने क्या वाला है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं सबका साथ, सब वर्ग को साधने की कोशिश है, तो ये तो कम से कम बता दीजिए कि राजस्थान में कोई महिला होगी क्या, या फिर कुछ ये बता दीजिए कि विधायक दल की बैठक की कब होगी, ये सब कुछ आपकी तरफ से आधिकारिक जानकारी मिल पाएगी क्या? हालांकि प्रवक्ता कितना बाध्य होता है वो भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कोई जानकारी जो है वो निकल पाए। हाँ देखिए, मैं इतना कह सकता हूं अर्पिता जी कि विधायक दल ही चुनेगी और उनके यानी ही आप भी अभी सस्पेंस ही रखेंगे समन्वय से जो वहां पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन नहीं, जो पार्टी ने फैसला किया है कि वहां पर भेजा गया है लोगों को और वहां उन तीनों लोगों के बीच विधायक दल से चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो भी फैसला होगा लोगों के बीच में आपको जब पार्टी की लीडरशिप हाईकमान को भी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद एक बार जब पब्लिक होगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी चुना जाएगा वो एक सामान्य कार्यकर्ता होगा, जो एक कमिटेड वर्कर होगा, एक ऐसा वर्कर होगा जो समाज में रहकर लोगों के लिए काम करता हो और प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये बहुत सेफ लाइन है जिस पर आप निकल पड़े हैं। ठीक है, देवाशीष जी से भी जान लेते हैं, वो भी कुछ कहना। सर ये सेफ, ये तो कोई भी कहेगा कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो वो कार्यकर्ता ही होगा, कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो बीजेपी का ही होगा, कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो जनता के बीच जाके काम करता होगा। ये तो सारी बातें सब कोई जानता है सर। मतलब ये तो मतलब जनता के बीच जाने वाला नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा। किसी का नाम अर्पिता जी, सर ये अर्पिता जी ये कैसे मीटिंग से पहले ये कहना तो सही नहीं होगा कि नहीं, मीटिंग से पहले ये कहना तो सही नहीं होगा कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जब विधायक दल चुनेंगे तो आपको भी जानकारी हो जाएगी। देखिए समझ ही रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं देवाशीष जी कुछ मुस्कुरा के कहना चाह रहे हैं। हाँ ठीक। अर्पिता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह की पार्टी है और सैयद जफर जी बिल्कुल सही भी कह रहे हैं। उनको नहीं पता होगा और उनको क्या, किसी को भी नहीं पता होगा, कोई नहीं कह सकता कि उनकी कृपा किस पर होने वाली है। पर ये तय हो चुका है कि कोई भी सीनियर नहीं होगा जो भी अमित शाह को और मोदी को चैलेंज कर सकता है सीनियरिटी के मुकाबले में, या भविष्य में वो नेता का दौड़ में शामिल हो सकता है देश की केंद्र की कुर्सी के दौड़ में, वो नेता अब नहीं होगा। अब यहाँ पर बस मुसीबत ये है कि किसको वो साथ सकते हैं, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कहीं कोई डिसओरिएंटेशन हो जाए, कहीं कोई बगावत जैसी बात तो निकल के नहीं आए, जो किसकी मुझे संभावनाएं कम लगती है। इतना हिम्मत आज के दौर में किसी नेता में भारतीय जनता पार्टी के में होना बहुत बड़ी बात है। रही बात छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी नहीं है। इससे पहले जब जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे श्री अजीत जोगी जी, वो समुदाय से आते थे। रही बात कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की, तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के वह ओबीसी वर्ग से आते थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते थे, कर्नाटका के सीएम ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन देने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस मैं कहना यही चाहता हूं कि जीत की 100 कहानियां होती हैं और हारने वाले की भी 100 कहानियां होती हैं। अभी हम लोग आज चुनाव में पीछे रहे हैं,
तो इसलिए हमें जनता का फैसला मानना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है, लेकिन आंतरिक मामले में भी ये देखने को मिल रहा है कि कुछ नेता मोदी और अमित शाह जी के वर्चस्व के लिए कुछ नेताओं का सर्वस्व समाप्त होने जा रहा है। लेकिन आपने इतना सब एनालाइज कर लिया, आपने सारी चीजें एनालाइज करके दूसरी पार्टी की बता दी, खुद के लिए कितना एनालाइज किया है आपने? क्यों पिछड़ गए आप? कह रहे हार की भी अपनी कहानी होती है, आपकी कहानी में कितने चैप्टर आपकी गलती की वजह से गलत लिख दिए गए? देखिए, हर पार्टी जो भी चुनाव लड़ने के लिए जाती है वो यह सोच के जाती है कि उसको चुनाव जीतना है। हारने के लिए कोई पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाती है। और ये जनता का जनादेश होता है कि उसने किसको सरमाते बिठाया, किसको नकार दिया। और जिसको नकार दिया जाता है उनका काम ये होता है कि फिर से वो विपक्ष की भूमिका में बैठ के काम करे और जनता के बीच में 5 साल के बाद फिर जाए मैंडेट लेने के लिए। तो हमारे जो जनता ने जिम्मेदारी दी है कि हमें जनता के मुद्दे उठाने हैं और जनता के बीच में पुनः मेहनत करके फिर वापस जाना, उस पर काम करेगी हमारी पार्टी। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि आप मुद्दे समझ रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले के मुद्दे तो यही थे ना कि मोदी से अब जनता का मन भर चुका है, अब यही चेहरे हैं, देखिए अब इनको झटका लगेगा, ये सारे मुद्दे थे जिनको आप लोग की आपकी पूरी पार्टी ने उठाया। लेकिन ये भी तो सच्चाई कि जनता ने नकार दिया। तीनों जगह पर मुख्यमंत्री फेस कोई अनाउंस नहीं हुआ था, मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया और तीनों जगह पर सरकार बना पाई है बीजेपी। तो ये भी समझना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि आपने हर आदिवासी को आपने पूरा वहां पे सम्मान दिया, आप हर वर्ग गिना रहे हैं, लेकिन ये सीधी नाराजगी तो छत्तीसगढ़ में दिखी आदिवासियों की ना। 26 में से सिर्फ 4 सीटें आप जीत पाए। देखिए, अनेक कारण है। जब 2023 का प्रारंभ हुआ और जब हम लोग कर्नाटका जीते तब भी अनेक कहानियां बनी, तभी चर्चा हुई। वहां पर भी मोदी जी का चेहरा था, वहां मोदी जी का चेहरा नहीं चला। तेलंगाना में भी मोदी जी का चेहरा था, वहां नहीं चला। हिमाचल प्रदेश में भी मोदी जी का चेहरा था, नहीं चल पाया। और जब 2018 में इन राज्यों में चुनाव थे, जब तीनों राज्य हम जीते थे, तब भी नहीं चल पाया। तो ये तो फेजेस हैं। कोई भी चुनाव अंतिम नहीं होता, कोई भी हार अंतिम नहीं होती, कोई भी जीत अंतिम नहीं होती। हाँ, एक पड़ाव हो सकता है, एक पड़ाव वाली बातें कर रहे हैं ना, जो कि बहुत ही खूबसूरत है ये कि कोई भी चुनाव आखिरी नहीं होता, कोई भी चुनाव जो है वो प्रथम नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप भी अपनी बात रख रहे हो। जफर इस्लाम थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया है। हाँ, ठीक है जफर इस्लाम, जिस पर छोटा सा कमेंट, फिर मैं बाकी जो 2 मेहमानों की देखिए अर्पिता जी, मैं ब्रीफली इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। देश की जिस तरह से लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्चस्व दिखाया है, जिस तरह से लोगों के मन जीता है, सेवा किया है, उसका जो है फायदा साफ दिख रहा है कि जनता का आशीर्वाद बार बार हमें मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसे नहीं बढ़ी है, जनता का मन जीतने के बाद बढ़ी, जनता का विश्वास जीतने के बाद बढ़ी और जनता का आशीर्वाद उसी वजह से बार बार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसलिए कि मोदी जी ने जो भी कहा था वो पिछले 9-9.5 साल में करके दिखाया है। और आगे आने वाले दिनों में अगर किसी एक पार्टी पर लोगों का भरोसा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, भारतीय जनता पार्टी है एनडीए की सरकार में। और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जहां जहां भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होता रहता है, जहां जहां भी इलेक्शन होगा परिणाम आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से इनका जो लोगों को जिस तरह से करप्शन किया आप देखिए ना, वही छत्तीसगढ़, वही झारखंड के में 200 करोड़ 250 करोड़ गिनती खत्म नहीं रही, जिस तरह से करप्शन हो रहा है। करप्शन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, करप्शन के लिए ये पार्टियों में करप्शन किया जा रहा है। तो जाहिर है जनता के लिए, जनता की आंखों में तो सब सामने दिख रहा है कि भाई एक पार्टी करप्शन के लिए लड़ रही है, करप्शन के खिलाफ लड़ रही है। एक प्रधानमंत्री जिसने पूरा वायदा किया जनता से, 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, और दूसरी तरफ 10 जनपद में बैठ के वहां उनके विधायक दल, वहां उनके जो एमपीज हैं वो करप्शन किए जा रहे हैं और उनका पूरा सहयोग जो है 10 जनपद से मिल रहा है। तो ये आपके सामने नजारा है, इसलिए जनता जो देख रही है उसी अनुसार वो फैसला भी लेती है। विनोद जी, यहाँ पे क्योंकि अब बार बार रणनीति की बात हो रही है, बीजेपी का इतना समय लेना, जिस तरह से आप समझिए हफ्ते भर तकरीबन हो गए परिणाम आने के बाद, अब नामों का ऐलान हो रहा है, तो क्या ये इतना इसको स्ट्रैटेजी के तौर पर आप देखते हैं कि बहुत समय लेना ये दिखा रहा है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं, या वो हर एंगल पे, क्योंकि सामने 2024 का रण है, उन सब को सोचते हुए कौन से वर्ग को साधना है, सबको साथ लेना है, कहीं अंदर फूट ना हो, क्योंकि जब आप बड़ी पार्टी बनते तो ये सारे खतरे भी आपके सामने होते हैं। इन सबको जज करने के बाद बीजेपी आगे बढ़ रही। देखिए, जिस तरह की जो राजनीतिक शैली है प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की, तो नाम तो तय कर चुके हैं, लेकिन सबको साधना है, सबको मनाना है। जो दावेदार हैं, खासकर पुराने नेता, उनको संदेश देना कि भाई आपका समय हो गया, अब आप पार्टी की सेवा करिए।
जो नए दावेदार हैं कई, उनको संतुष्ट करना कि आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और पार्टी को उन चुनाव में जाना है और पार्टी नहीं कोई जोखिम लेना चाहती है कि आप अचानक अनाउंस कर दें बिना कोई कंसल्टेशन किए, बिना बातचीत किए और जैसे नतीजे आए उसके बाद तुरंत नाम आ जाए, तो जो असंतोष उठ सकता है उसको भी थामना जरूरी होता है। ठीक है, आज मोदी जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में सर्वमान्य है, एक छत्र है, लेकिन नेता जो बड़ा नेता होता है उसको भी ये लगता है कि भाई सबको साथ लेके चलो। तो जब हम सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो पार्टी में भी सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो अब वसुंधरा जी हैं, उनको भी साथ रखना है, शिवराज सिंह चौहान को भी साथ रखना है, रमन सिंह को भी साथ रखना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं से किसी भी तरह का कोई कमजोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे पार्टी नुकसान उठा जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं, सारे कंसिडरेशंस होते हैं, कास्ट बैलेंस, सोशल बैलेंस, जेंडर बैलेंस, ये सब देखना होता है। अब जैसे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया, मध्य प्रदेश में ओबीसी की बात हो रही है, अभी मैं खबर पढ़ रहा था एक पोर्टल बिल चल रहा है कि शायद रीति पाठक महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम आ जाए, ये भी एक चल रहा है कि महिला और सवर्ण वहां दे दें। राजस्थान में हो सकता है कोई दलित दे दें या राजपूत दे दें, क्या दे दें अभी कुछ। तो ये सारे बैलेंसेस जो हैं ये देखने होते हैं नेतृत्व को, और मुझे लगता है इसीलिए इतना समय लगा। और ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं कि नतीजा आया और आपने अगले दिन घोषित कर दिया। 2018 में भी कांग्रेस पार्टी ने भी टाइम लिया था, जबकि उनके यहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तय करना था, सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में तय करना था, कमलनाथ सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच में तय करना था, और उसके बाद उन्होंने भी। ठीक है, इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर आ रही, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं विष्णुदेव साय, जो कि नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं छत्तीसगढ़ के, और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने गए हैं। और ये भी खबरें कि अब जल्द ही समय मांगेंगे, एक शपथ ग्रहण समारोह भी होना है और कुछ समय मांगने के बाद वो दिन भी आ सकता है जिस दिन सब शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन नाम जो है वो स्पष्ट हो चुका है छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव साय, आदिवासी चेहरा जिसको बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है। इसका मतलब सीधा सा ये कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो होने वाले हैं। सुमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। सुमी, आगे की क्या प्रक्रिया, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे विष्णुदेव साय? राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं, राजभवन पहुंचे हैं थोड़ी ही देर पहले, और वहां पर कोशिश की जाएगी कि उन्हें एक लेटर दे दिया जाए। उस लेटर के बाद ये औपचारिकता और आगे बढ़ेगी। शपथ ग्रहण समारोह कब तक हो सकता है सुमी? जी बिल्कुल, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 तारीख को हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। आज डिस्कशन सिर्फ सीएम के नाम पर हुआ है और विधायक दल की बैठक में सिर्फ सीएम के नाम पर मंथन हुआ है, ऐसा रमन सिंह ने बताया था कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन इस पर मंथन अभी तक चालू नहीं हुआ है। फिलहाल सिर्फ सीएम के नाम पर चर्चा हुई है और सीएम विष्णुदेव साय, जो नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय है, वो पहुंचे हैं राजभवन। वो अंदर जाएंगे, समय मांगेंगे और उसके बाद जो समय दे दिया जाएगा, आज सिर्फ उन्हें एक लेटर दिया जाएगा जो इसको और इसके प्रोटोकॉल के तहत होता है कि उन्हें एक लेटर दे दिया जाएगा कि वो नए सीएम रहेंगे अगले 5 साल, उन्हें वो लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद जो बाकी की फॉर्मेलिटीज है वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है, संजय जी मैं आपसे ही समझना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो बड़ा आसान था कि रमन सिंह ही प्रस्ताव लेकर आए और यहाँ बोल दिया कि भाई देखिए ये होंगे चेहरा, स्वीकार कर लिया गया। वो ये भी कह रहे हैं कि डिप्टी भी हो सकते हैं, बड़े आराम से, सहज भाव से। लेकिन सबसे ज्यादा पेच अगर कहीं दिख रहा है तो वो राजस्थान में दिख रहा है। क्या वसुंधरा राजे उस पोजीशन में होंगी जहां आज रमन सिंह है? जितनी सहजता के साथ वो आगे बढ़े, वसुंधरा क्या इतनी सहजता के साथ कोई नया नाम अगर आता है, बीजेपी देती है कोई नया चेहरा, तो स्वीकार कर ले? देखिए अर्पिता, चूंकि अब छत्तीसगढ़ में एक नाम आ गया तो इस वक्त हमें लग रहा है बड़े सहजता से हुआ, लेकिन इसमें भी 7 दिन का समय लगा और पूरी कंसल्टेशन हुई होगी। और जैसा लगता है कि रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसके नाम को पेश किया, बड़ा डेमोक्रेटिक लगता है, लेकिन इसके पीछे काफी मंथन हुआ होगा। राजस्थान में इस वक्त हमें लग रहा है कि पेच फंसा हुआ है, कंटेस्टेशन चल रहा है, कोई अपनी दावेदारी छोड़ नहीं रहा है। ऐसा जरूर हो रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब जिसकी चर्चा हो रही है कि शायद मंगलवार को विधायक दल की मीटिंग हो जाए, राजनाथ सिंह जाने वाले हैं, लेकिन जब राजस्थान में पर्दा उठेगा, पूरे इस कार्य जो घटनाक्रम चल रहा है वो भी बहुत स्मूथ लगेगा आपको। और इसी के लिए जिस बात की चर्चा विनोद जी पहले कह रहे थे कि नाम तो ऑलमोस्ट तय है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने नाम तो तय कर लिया है, लेकिन समय इसी के लिए लग रहा है क्योंकि कंसल्टेशन की जरूरत है। और जब पूरी कंसल्टेशन हो जाएगी तो जो आपने जिस बात का जिक्र किया,
मंगलवार को जब भी विधायक दल की बैठक होगी और जब नाम इसी तरह का प्रस्ताव आएगा, हो सकता है इसी तरह से कोई पूर्व मुख्यमंत्री उनके नाम के प्रस्ताव करे और उसको इंडोर्स किया जाएगा, तो उस वक्त बड़ा सहज लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमें दिख रहा है सहजता, वैसी सहजता से इन नामों का चयन हुआ नहीं है। अगर इतना आसान होता तो शायद 2-4 दिनों में कर दिया गया होता। मंथन काफी चल रहा है। ये दोनों पार्टी को अगर मैं समझूं, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस पार्टी में एक तरफ आप राजस्थान देखिए, गहलोत और पायलट आपस में जो उनका विवाद है वो बहुत बार सामने आता रहा, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों है? जैसे रमन सिंह वाले आप कह रहे हैं विवाद हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बीजेपी में खुलकर सामने नहीं आती। कोई भी बड़ा लीडर इतना अपना वर्चस्व नहीं दिखाता, जैसे गहलोत दिल्ली तक आते हैं और उसके बाद वहां चल, जिस तरह का उनका हमने उस समय रवैया देखा था। नहीं, अर्पिता आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, विवाद। मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी के अंदर में जो कुछ चल रहा है उसे हमें विवाद कहना चाहिए। वो कितने क्लेम्स हैं, सबकी क्लेम्स है। मैंने पार्टी के लिए काम किया, मैंने ये किया, पार्टी की सेवा मैंने की, तो मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं या दावेदार हूं। तो ये है, कांग्रेस में जो कुछ होता है वो सचमुच वहां पर एक तरह से घमासान हो जाता है कई बार। पिछली बार जब 2018 में कांग्रेस की जीत हुई, विनोद जी ने इसका जिक्र किया, राजस्थान में कितना समय लगा और दोनों के बीच में जो एक तरह से गुत्थम गुत्थी चल रही थी वो जनता के सामने आती थी। तो यहां पे कंसल्टेशन का दौर है। और एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, बीजेपी अभी इस वक्त तो काफी डिसिप्लिन पार्टी दिखाई पड़ती है इस मामले में। जो मतभेद है, जो विवाद है, पार्टी के फोरम में उसकी चर्चा होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में ना आए। कांग्रेस इस मामले में काफी पिछड़ती हुई नजर आती है। जो भी मतभेद है वो पहले सामने आते हैं, पार्टी के फोरम पे बाद में जाता है। दरअसल बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म है। वहां क्या है कि सेंट्रल जो लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है। आज की तारीख में वोट अगर है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है, और जब केंद्रीय नेता के नाम पर वोट होता है तो जो छत्रप होते हैं उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस में समस्या ये है कि अशोक गहलोत ये हिम्मत कर लेते हैं कि वो डिफाई कर दें सोनिया गांधी की डिक्टेट को। कांग्रेस में ये है कि दिग्विजय सिंह कुछ भी बोल दें, कमलनाथ कुछ भी बोल दें, कपड़े फाड़ दें, आशा अखिलेश, इधर राहुल गांधी प्रयास कर रहे हो कि समझौता हो जाए समाजवादी पार्टी से, कमलनाथ कहते हैं अखिलेश वखलेश, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं है जितनी की बीजेपी में है। एक दूसरा, जो बीजेपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुशासन है मातृ संगठन का, कई बार वो भी हस्तक्षेप करके इस तरह के विवादों को सुलझाता है और समझाता है। कांग्रेस में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहां तो समस्या ये है, पंजाब में आप देख चुके हैं कि कोई प्रियंका गांधी से जाके मिल लेता है तो प्रियंका जी का कुछ कहना होता है, राहुल गांधी से कोई मिलता है और उसके बाद ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो कांग्रेस में ये बड़ी समस्या है मौजूदा कांग्रेस में। इंदिरा गांधी के जमाने में अलग स्थिति थी, राजीव गांधी के जमाने में, ये मौजूदा कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है देवाशीष जी, आप जिस बात का जिक्र पहले भी कर रहे थे कि यहाँ पर देखिए मोदी और शाह की पार्टी है, आपकी पार्टी फिर किसकी है? देखिए, मोदी शाह की पार्टी इसलिए है कि मोदी शाह इस समय राजनीतिक सत्ता में है और पूर्ण सत्ता उनके हाथ में है। मैं अग्निहोत्री जी की बात से काफी आंशिक रूप से बहुत सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी के समय पर, इंदिरा गांधी के समय में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिसिसिव लीडरशिप थी, चुनाव जीत रहे थे, केंद्र में सत्ता थी, फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में थी। तो जो आप डिसीजन लेते हो उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करा सकते हो। छत्रप भी उस समय ज्यादा उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जब आप सेंटर में नहीं होते हो और स्टेट लीडरशिप, आप कुछ राज्यों में सत्ता में सीमित होते हो और जब वहां की लीडरशिप क्या कहते हैं आपकी बात नहीं मानती, तो वहां स्थितियां बिगड़ती हैं। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी को उससे अलग नहीं समझूंगा, क्योंकि आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक में भी कई चेहरे थे, लेकिन मोदी जी को सिद्धारमैया पे विश्वास दिखाना पड़ा, उनके बेटे को ही वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा, क्योंकि वहां वो नहीं है। तो जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाएगी वहां अपने आप डिसिप्लिन आ जाता है। कांग्रेस पार्टी भी अगर आज राज्य में सत्ता में होती तो आपको 2018 के ये सब प्रकरण ये गिनाने नहीं पड़ते। तो इस समय वो दौर चल रहा है जब आप सत्ता में नहीं होते हो, नीचे अगर कोई असहमति निकल के आती है तो वो ज्यादा जोर से सामने आ जाती है। अगर मोदी जी अगर सत्ता में नहीं होते, अमित शाह जी सत्ता में नहीं होते, गृह मंत्री प्रधानमंत्री नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी भी किया है, ये बताइए ना कि छत्तीसगढ़ में इसी की वजह से सत्ता चली गई क्या, जिस तरीके की लड़ाइयां थी वहां? ये पार्टी नेतृत्व को डिसाइड करना एक प्रवक्ता के रूप में, पार्टी नेतृत्व क्या डिसाइड करेगा? देखिए कहीं ना कहीं तो देखिए, अगर सामंजस्य की कमी थी तो ये पार्टी इस सब बातों पर डिस्कशन मतलब ये है कि आपने बीजेपी के लिए एनालाइज कर लिया, खुद की पार्टी के लिए नहीं किया? नहीं, अगर हमारी पार्टी नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं कि इस तरह की खबरें तो मध्य प्रदेश में भी निकल के आई थी, इस तरह की खबरें छत्तीसगढ़ से भी निकल के आई थी, इस तरह की खबरें राजस्थान से भी निकल के आई थी। लेकिन हम लोगों से ये भी कहा गया था कि हम लोग सरकार नहीं चला पाएंगे,
इन्हीं राज्यों में जब सरकार हमारी नहीं चला पाएंगे। नहीं है, जब 2018 में ये कहा गया कि आप सत्ता से विमुख हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या मध्य प्रदेश में जो कहा, ये बीजेपी ने कहा कि आला कमान ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? ये जनरल चर्चा थी, मीडिया पे भी चर्चा होती थी कि मीडिया की चर्चा नहीं बताएंगे ना सर, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए ना, मीडिया से ही पता करके मीडिया को ही बताएंगे क्या? मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि लोगों ने 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई। ये भी आरोप लगाए जाते थे कि वहां पर प्रदेश नेतृत्व में लड़ाई है। हम लोग को राजस्थान में भी आरोप लगाए जाते थे। आरोप कहाँ सर, आप इनकार कर दीजिएगा, गहलोत और पायलट की भी सब ठीक है। नहीं, देखिए ऑल इज वेल। हर पार्टी के अंदर मनमुटाव होता है, हर पार्टी के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। कांग्रेस पार्टी सर, लेकिन उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने ये एनालाइज किया कि नहीं किया? राजस्थान में जो खटपट थी, छत्तीसगढ़ में जो आपकी अंदरूनी लड़ाइयां थी, उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा आपको कि दोनों स्टेट चले गए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। हमारी पार्टी मेरे कहने से मत कीजिए ना सर, खुद का एनालाइज तो कीजिए। कांग्रेस पार्टी के साथ आज चैलेंज ही यही है कि अपनी खामियों को आप एनालाइज ही नहीं करते, दूसरा रियलाइज करा रहा है, भाई देखिए ये खामी है। नहीं, बिल्कुल है। अगर इस तरह की खामी है तो इस पार्टी नेतृत्व तो हमारा सीनियर लीडरशिप इस पर फैसला ले, है ना? मतलब नहीं ले रहा है वो फैसला? बिल्कुल ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। जहां पर भी है कलेक्टिव रूप से आप बताइए तो ऐसे कौन से फैसले लिए गए? जिन फैसले नहीं लिए गए होंगे तभी ये 2 स्टेट चले गए आपके हाथ से। पता ये कह रहा हूं कि जिन राज्यों में चुनाव हारे हम लोग, वहां पर हार के ऊपर मंथन हुआ है। वहां पार्टी बुलाई गई है, केंद्र दिल्ली में जाके बैठकें हुई हैं। जब से सरकार बनी देवाशीष जी, केवल राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, पायलट और गहलोत की स्थिति जो खराब थी, उनकी खटपट चुनाव जीतने के बाद से ही थी। आपने ये पूरी सरकार चला ली और वो खटपट आप दूर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से राजस्थान गए हाथ से। आप बताइए ना, आप कह रहे वो दूर कर ली जाएगी, अब हार गए, 5 साल में आप नहीं कर पाए। और पायलट जी हर मंच पे आपको साथ में दिखे, हार के बाद भी वो साथ दिखे। हाँ, कुछ समय पर मनमुटाव की खबरें आई थी। नहीं, दिल नहीं मिले ना सर। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से ठीक है। सैयद जफर इस्लाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। देखिए, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि ये कह नहीं पा रहे हैं कि इनकी पार्टी के जितने लीडर हैं उनका जो है सत्ता का मोह रहता है और मलाई खाने का मन रहता है। और हमारी पार्टी में वही फर्क है कि हमारे यहाँ किसी को भी कोई पद भी मिले वो एक दायित्व की तरह देखा जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। कभी किसी को भी कोई पद दिया जा सकता है और कभी किसी से ही पद लिया जा सकता है। कोई दावेदार नहीं होता है। जिसको भी पार्टी लीडरशिप या ऐसे समय में जहां पर चयन होता है, केंद्र में जो नेता पहुंच जाते हैं वो कभी नहीं सोचते कि उनको फील्ड पे जाकर फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने एक कर दिखाया है और ये वाकई इसका असर दिखता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में कौन है मुख्यमंत्री वो तो क्लियर, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन होगा चेहरा, इस पर रहेगी नजर।